चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे एक और नाम से जानते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस एक ऐसा वर्ड है जिसे हम कहीं ना कहीं सुन चुके हैं, यूज कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से इस वर्ड को जानते हैं। कैसे जानते हैं इस वर्ड को? अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना है, चाहे व्हीकल परचेज करना हो, किसी को हाउस परचेज करना हो, तो अगर हमें किसी फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो उस फंड की रिक्वायरमेंट के लिए जो सोर्स हमें मिलता है, वहां से उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, इसी को फाइनेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई व्हीकल परचेज करनी है, क्योंकि फाइनेंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत बैंक याद आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं, अगर हमें किसी बाइक को परचेज करना है, व्हीकल परचेज करना हो या हाउस परचेज करना हो, तो अगर हमें किसी फंड की जरूरत हो तो बैंक इजिली वह प्रोवाइड करवा देती है, जिससे हम अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि बैंक जो हमें लोन देती है, जो फंड हमें देती है, क्या हमसे उतना ही रिटर्न लेती है? शायद नहीं। जनरली जो देखा जाता है, बैंक अगर आपको कुछ भी फंड एज ए लोन फाइनेंस करती है, देती है, तो 20 इयर्स में बैंक उस अमाउंट का 2.5 टाइम्स अधिक लेती है। जैसे अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपीज लेता है लोन किसी एक बैंक से, 20 साल के लिए अगर वह लोन लेता है, तो बैंक जनरली जो कैलकुलेशन की जाती है उसमें यह कहा जाता है कि 2.5 टाइम्स बैंक लेती है। मीनिंग अगर 1 लाख रुपीज आपने लिया है, तो 20 इयर्स में बैंक को जो टोटल आप रिटर्न कर चुके हैं, वह वैल्यू है 2,50,000। इसी प्रोसेस को फाइनेंस कहा जाता है, जो 1 लाख रुपीज हमने लिया था और जो 2,50,000 हमने रिटर्न किया, इसी प्रोसेस को फाइनेंस कहा जाता है। अब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन सुने तो डेफिनेशन वही है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू। उस पर्टिकुलर टाइम में मनी की वैल्यू क्या है? वह पर्सन बैंक से 1 लाख रुपीज लेता है 20 साल पहले, 20 साल बाद उसी की वैल्यू हो जा रही है 2,50,000। अगर बैंक जाकर कोई पूछता है उस पर्सन का नाम लेकर कि उसने लोन कितने का लिया है, बैंक तुरंत कह देगी 1 लाख का लिया था जी। उस पर्सन से अगर कोई पूछता है कि जो तुमने कितने का लोन लिया, वह पर्सन भी तुरंत कहेगा 1 लाख रुपीज। लेकिन 1 लाख रुपीज की वैल्यू 20 साल बाद कितनी हो जा रही है? 2,50,000। 2,50,000 तो किसी को पता भी नहीं होगा कि एग्जैक्ट फिगर 2,50,000 की, तो जनरल कैलकुलेशन है। क्योंकि जो पर्सन रिटर्न कर रहा है वो तो 1 लाख रुपीज के अगेंस्ट ही रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करते 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 ये टोटल वैल्यू जो 20 साल की बनेगी, फर्स्ट मंथ से लेकर लास्ट तक, एट द एंड ऑफ 20th ईयर तक, ये टोटल बनेगा 2,50,000। और ये 2,50,000 किसके अगेंस्ट दे रहा है पर्सन? 1 लाख के अगेंस्ट दे रहा है। इसी प्रोसेस को फाइनेंस कहा जाता है। डेफिनेशन एक बार फिर सुने, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू। उस पर्टिकुलर टाइम में मनी की वैल्यू क्या है? देखिए, अब जरा हम देखें, 1 लाख रुपीज की वैल्यू 2,50,000 होने में 20 इयर्स लग गए, एक दिन नहीं लगा। एवरी डे कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और एक पोजीशन ऐसी है 1 लाख की जगह पर 2,50,000 हो गया। टाइम पीरियड कितना लगा? 20 इयर्स लग गया। कुछ ना कुछ तो डेली बड़ा होगा। या एक सिंपल सा एग्जांपल हम ये ले लें कि 100 रुपीज हम पॉकेट में रख रहे हैं, शाम तक वैल्यू बढ़ गई, कितना अच्छा लगेगा? चाहे 5 पैसे ही बड़े हो, 10 पैसे ही बड़े हो, हमेशा हमारी नजर पॉकेट पर ही रहेगी, कब बढ़ा। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है। मनी की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, हम देख नहीं पाते। कितनी बढ़ती है ये भी हम नहीं जान पाते। एक्चुअल वैल्यूएशन बैंक हमें करके बताती है कि आपकी मनी की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, और इसके लिए बैंक हमसे कमीशन चार्ज करती है, जिससे बैंक का बिजनेस ग्रो करता है। सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। बैंक का बिजनेस कैसे ग्रो करता है? हमारे मनी की एक्चुअल वैल्यूएशन बैंक करके बताती है, और इसके लिए बैंक हमसे कमीशन चार्ज करती है। हमने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया,
5 साल के लिए। बैंक ने हमें बता दिया आपके 100 रुपीज की वैल्यू 150 रुपीज हो रही है। तो अब हमें ये बैंक ने बता, मुझे तो पता ही नहीं था कि 100 रुपीज की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये तो किसी को नहीं पता। ये तो बैंक बता रही है कि 150 रुपीज हो गई, हम मान लेते हैं वही हो गई। बैंक हमें वो दे देती है 150, और इसके लिए जो बैंक का कमीशन बनता है वो बैंक हमसे चार्ज कर देती है, ले लेती है। तो मीनिंग मनी की वैल्यू बढ़ तो रही है, एक्चुअल वैल्यूएशन बैंक बताती है। और इसी प्रोसेस को फाइनेंस कहते हैं, जो आपका चैप्टर है। तो हम इस पूरे चैप्टर में ये फाइनेंस से रिलेटेड वह सारी स्टेप सीखने वाले हैं। प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट, कैसे मनी की वैल्यू बढ़ती है, हम डिपॉजिट करने पर क्या पाएंगे, ये सारे स्टेटमेंट्स हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके इस पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये एक है। अब अगर हम इसी एग्जांपल को देखते हैं, 1 लाख रुपीज वह पर्सन लोन लेता है 20 ईयर्स के लिए, बैंक को रिटर्न करता है 2,50,000 रुपीज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी वैल्यू को चेंज करते हैं? 1 लाख से 2,50,000 होने में कौन कौन से फैक्टर्स यूज हुए? पहला फैक्टर तो हो सकता है प्रिंसिपल वैल्यू, दूसरा फैक्टर हो सकता है टाइम पीरियड, तीसरा फैक्टर हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ है मेथड ऑफ इंटरेस्ट। 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, टाइम फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेथड ऑफ इंटरेस्ट। 4 फैक्टर्स होते हैं। प्रिंसिपल, ओरिजिनल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड, किसी भी दो पार्टी के बीच में जो इनिशियल फिगर ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है, हम उसी को प्रिंसिपल वैल्यू मानते हैं। उस पर्सन और बैंक के ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपीज का फिगर प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 1 लाख रुपीज का प्रिंसिपल लोन लिया था, 1 लाख रुपीज की वैल्यू उसने लोन लिया था। इनिशियल वैल्यू 1 लाख रुपीज है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख मानी जाएगी। कोई पर्सन किसी को देता है, कुछ डिपॉजिट करता है या कहीं से लेता है, जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया जाता है। मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो अब इसकी मीनिंग 1 लाख रुपीज एक ऐसा फिगर है जो किसी भी फिगर को चेंज कर सकता है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल, जरा ध्यान दें, अगर 1 लाख रुपीज लिया गया है लोन 20 ईयर्स के लिए, तो बैंक को रिटर्न कर रहे हैं 2,50,000 रुपीज। अगर ये लोन 50,000 का होता, क्या तब भी 2,50,000 ही रिटर्न किया जाता? शायद नहीं, उससे कम रिटर्न करते। 50,000 की जो वैल्यू बनती वो रिटर्न करते। या अगर 1 लाख रुपीज के जगह पर 5 लाख रुपीज लिया गया होता लोन, 5 लाख रुपीज, तो उससे अधिक रिटर्न करते। 5 लाख रुपीज की जितनी वैल्यू बनती 20 साल बाद। मीनिंग ये, प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ाते जाएं, मनी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, कम करते हैं वैल्यू कम होती जाएगी। तो प्रिंसिपल एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकता है, और हम इस पूरे चैप्टर में इसे कैपिटल पी से नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। जितने ईयर्स के लिए कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू आप ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं, उसी को टाइम पीरियड माना जाता है। उस पर्सन और बैंक के इस एग्जांपल में 20 ईयर्स का टाइम पीरियड यूज किया गया है। और क्योंकि टाइम भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकता है, तो इस एग्जांपल में 1 लाख रुपीज का फिगर फिक्स है। अगर लोन 20 ईयर्स के लिए लिया गया है तो रिटर्न किया जाएगा 2,50,000। अगर यह लोन 10 ईयर्स के लिए लिया गया होता तो शायद इससे कम रिटर्न किया जाता। या अगर इस लोन को 25 ईयर्स के लिए कर दें तो यह फिगर बढ़ जाएगी। तो मीनिंग, टाइम भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकता है। टाइम पीरियड बढ़ाते जाए वैल्यू बढ़ जाएगी, कम कर दें वैल्यू कम बढ़ेगी। और इस पूरे चैप्टर में हम इसे स्मॉल टी या स्मॉल एम में से किसी एक से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द अमाउंट विच इज चार्ज्ड बाय द यूज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट बेसिकली वो होता है कि जो प्रिंसिपल से एक्सेस हमने पे किया है अगली पार्टी को, दूसरे को,
अगर हम ये एग्जांपल देखें तो हमने लोन तो 1 लाख रुपीस का ही लिया है, रिटर्न कितना किया 2,50,000। तो हमने एक्सेस कितना पे किया 1,50,000 रुपीस। जरा सोचे हमने ये क्यों पे किया? हम तो पे करना ही नहीं चाहते थे। पे हमने इसलिए किया क्योंकि 1 लाख रुपीस का फिगर हमने बैंक से लेकर 20 इयर्स तक यूज किया है, इसीलिए समथिंग एक्सेस जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं वो हम पे करते हैं। यहां 1,50,000 रुपीस है इसलिए 1,50,000 रुपीस पे करना, कम होता कम पे करते। इसी 1,50,000 रुपीस को इंटरेस्ट कहते हैं, जो जनरली परसेंटेज पर कैलकुलेट किया जाता है। जब भी किसी दो पार्टी के बीच में किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू का ट्रांजैक्शन होता है तो उसी समय यह बता दिया जाता है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर है। 5%, 8%, 6% कुछ भी हो सकता है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर 1,50,000 रुपीस या ऐसा कोई भी फिगर कैलकुलेट किया जाता है। इसे इंटरेस्ट कहते हैं, और जिस बेस पर यह फिगर कैलकुलेट किया जाता है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम इस पूरे चैप्टर में आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो परसेंटेज साइन के साथ होता है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर एवरी ईयर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट हो, वह इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज हमने डिपॉजिट किया है कहीं भी 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बता दिया गया, सिंपल है। 100 रुपीज पर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, 100 रुपीज का 10% बनता है 10 रुपीज। सेकेंड ईयर फिर इनिशियल वैल्यू 100 रुपीज पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, मीनिंग अगेन 10% के बेस पर 10 रुपीज का ही इंटरेस्ट बने। थर्ड ईयर फिर 100 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, और फिर 10% के अकॉर्डिंगली 10 रुपीज ही बने। तो एवरी ईयर अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उस इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट के 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट एवरी ईयर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वह है P इंटू R इंटू T/100। इसमें P क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, R रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, T टाइम पीरियड इन ईयर्स। क्वेश्चन तुरंत रेज हुआ कि क्या हम सिंपल इंटरेस्ट केवल ईयर्स पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ्स पर नहीं? बताया गया नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यह बताया गया, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए P इंटू R इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। जितने मंथ्स का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वह आप यहां फिलअप करेंगे, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, और उसके अकॉर्डिंगली यह कैलकुलेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या केवल मंथ्स पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है? नहीं जी, डेज पर भी हो सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का डेज के लिए फॉर्मूला बताया गया, P इंटू R इंटू डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। इस फॉर्मूले से आप जितने डेज का चाहे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम आवर्स में कैलकुलेशन करना चाहे तो यह पॉसिबल ही नहीं है। डेज पर हो सकता है, मंथ्स पर हो सकता है, और ईयर्स पर हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आर कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज आपने किसी एक बैंक में डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये एक साल है पूरा। फर्स्ट ईयर में आपने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, 10% का इंटरेस्ट बनेगा 10 रुपीज, ये 10 रुपीज 100 रुपीज में ऐड हो गया। अब सेकेंड ईयर 100 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, 110 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है। तो 110 का अगेन 10% चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, 110 का 10% बनेगा 11 रुपीज, 11 रुपीज फिर 110 में ऐड हो गया।
अब ये बना 121। 121 पर थर्ड ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% के अकॉर्डिंगली, ये आएगा 12.1, वह भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो मीनिंग ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, और जब इंटरेस्ट केवल ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही एवरी ईयर कैलकुलेट होता है वह सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वह है कंपाउंड अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, और कंपाउंड अमाउंट जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला P1 प्लस R बाई 100 रेज़्ड पावर n। ध्यान रहे ये फार्मूला कंपाउंड अमाउंट का है, अगर हम इसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसे हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, उसमें आपके ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो आपने सीखा। एक बार हम फिर एक किसी दूसरे एग्जांपल से इन्हें डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए फाइनेंस के डेफिनेशन के लिए बताया गया द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने यह भी आपको बताया मनी की वैल्यू एवरी डे कॉन्टिन्यूअस एवरी आवर इंक्रीज हो रही है, ये अलग बात हम देख नहीं पाते। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं इसे समझने के लिए। एज्यूम करें कि आपने किसी एक बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया। जनरली देखा जाता है 7 to 8 ईयर्स में डबल या उससे कम कुछ मिलता है। हमने मान लिया कि आपने बैंक में इसे 6 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया और 6 साल बाद बैंक आपको देती है 16,000 रुपीज। इसकी मीनिंग जिस 10,000 रुपीज को आपने डिपॉजिट किया है 6 ईयर्स में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है 6,000 रुपीज। 10,000 तो वही है इनिशियल वैल्यू, 6 ईयर्स में ये वैल्यू कितनी बढ़ गई 6,000 रुपीज। तो अगर एक बेसिक एग्जांपल हम यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली देखें तो ये 1 ईयर में कितना बड़ा होगा, 1 ईयर में कितना बड़ा होगा 1,000। 1 ईयर की मीनिंग क्या हुआ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में ये बढ़ा 1,000। तो 1 मंथ में कितना बड़ा होगा, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 1000 डिवाइडेड बाई 12, और 1000 डिवाइडेड बाई 12 करने पर यह आता है 83.33 रुपीज। 1 मंथ की मीनिंग 30 डेज, 30 डेज में ये वैल्यू इतनी बढ़ गई, तो 1 डे में ये वैल्यू कितनी बड़ी होगी, इसकी मीनिंग डिवाइडेड बाई 30 आता है 2.77, हमने लिया है 2.75 रुपीज मान लें। तो इसकी मीनिंग जिस 10,000 को हमने डिपॉजिट किया हमने ये चेक कर लिया इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर एवरी डे ये वैल्यू कितनी बढ़ रही है। अब हम इस एग्जांपल पर चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी वैल्यू को चेंज करते हैं। हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या मिले थे, प्रिंसिपल, टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेथड ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला क्या था प्रिंसिपल। भाई अगर हमने यहां प्रिंसिपल 10,000 रुपीज का लिया है तो 10,000 रुपीज 1 ईयर में बढ़ेगा 1,000। अगर ये 10,000 के जगह पर हमने 1 लाख रुपीज किया होता तो ये 1 साल में कितना बढ़ जाता, 1 0 और 10,000 बढ़ता। अगर यहां 1,000 रुपीज करते तो यहां 1 साल बाद 100 रुपीज बढ़ता। मीनिंग प्रिंसिपल बढ़ाते जाए बढ़ जाएगी वैल्यू, कम करते वैल्यू कम बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकता है। दूसरा फैक्टर था टाइम पीरियड। अब टाइम को देखते हैं। 10,000 रुपीज अगर ये फिगर फिक्स है 1 ईयर के लिए हमने किया तो 1,000 रुपीज बढ़ गई वैल्यू। 1 मंथ के लिए किया होता तो ये 83.33 रुपीज बढ़ती, और 1 डे के लिए करते तो 2.75 रुपीज बढ़ेगा। तो मीनिंग ये कि हम टाइम पीरियड बढ़ाते रहे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, कम करते वैल्यू कम बढ़ेगी। तो टाइम भी एक ऐसा फैक्टर माना गया जिससे किसी भी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, और हम इसे डिनोट करेंगे TN से। मनी की जो वैल्यू के बढ़ने की स्पीड है वो कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो डिक्लेयर करता है RBI। अगर RBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो जो मनी के वैल्यू के बढ़ने की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी,
और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए तो जो मनी के वैल्यू के बढ़ने की स्पीड है वह स्लो हो जाएगी। ये जो बढ़ने की स्पीड है वह स्लो हो जाएगी। और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जो हर एक क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाएगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर यह प्रिंसिपल बढ़ या घट रहा है और टाइम पीरियड क्या है। दूसरा है मेथड ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में या आपके सिलेबस में केवल दो मेथड्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। लर्न रहे सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होता है और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ईयर्स, मंथ्स और डेज। तीनों के लिए अलग अलग फार्मूलेज हैं, जब जिसकी जरूरत हो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और अमाउंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है P1 + R/100 हम एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर, उसके बाद इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। एज्यूम करें कोई एक पर्सन 100 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया सिंपल। अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो इसकी मीनिंग, फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट किया, 100 रुपीज का 10% ये इंटरेस्ट मिला आपको 10 रुपीज। सेकेंड ईयर फिर 100 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, 100 रुपीज का 10% अगेन 10 रुपीज ही मिलता है। थर्ड ईयर फिर 100 रुपीज पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अगेन 100 रुपीज पर 10% 10 रुपीज ही बनेगा। इसकी मीनिंग टोटल इन 3 इयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा बनेगा 30 रुपीज का। लेकिन जनरली हम इस एक्सप्लेनेशन को यूज नहीं करते, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब चेक करें और बताएं कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट के किस फार्मूले को लगाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ईयर्स की है तो सिंपल इंटरेस्ट के हमें इस फार्मूले को लगाना चाहिए P × R × T/100। P प्रिंसिपल वैल्यू 100, R के जगह पर 10, टाइम पीरियड 3/100, फाइंड द वैल्यू हम पाते हैं 30 रुपीज की, और यही यहां होना भी चाहिए था। दूसरे एग्जांपल में अगर मान लें 100 रुपीज किसी एक बैंक में हमने डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो इसकी मीनिंग, फर्स्ट ईयर 100 रुपीज हमने किसी एक बैंक में डिपॉजिट किया, 100 रुपीज का 10% बनता है 10 रुपीज, ये 10 रुपीज हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हुआ 110। अब सेकेंड ईयर 100 रुपीज पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, 110 पर चार्ज किया जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कंपाउंड है। 110 पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, 10% के अकॉर्डिंगली ये बना 11 रुपीज, ये 11 फिर इसमें ऐड हो गया, ये हुआ 121। अब थर्ड ईयर 121 रुपीज पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, ये हुआ 12.1, और इसको अगर हम इसमें ऐड करें तो ये बनेगा 133.1 रुपीज। हम इस एक्सप्लेनेशन को भी यूज नहीं करते, डायरेक्ट इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं P 1 + R/100 और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेशन करें तो P के लिए 100, 1 + 10/100 रेज़्ड पावर 3 100, 1.1 10/100.1 आता है, 300 1.331, और इसकी कैलकुलेशन के बाद हम वैल्यू पाते हैं 133.1। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर कई क्रॉस क्वेश्चंस रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन में हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया है जो फाइनल वैल्यू दी गई है। देखें, इस फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में जो हमने फार्मूला लगाया है वो कंपाउंड अमाउंट का लगाया है। ऐसा क्यों? सिंपल इंटरेस्ट में देखें, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट का लगाया।
उसका रीजन ये है कि सिंपल इंटरेस्ट की एक्सप्लेनेशन में जो लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू हम पाते हैं वो इंटरेस्ट की पाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन में लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू जो पाते हैं वो अमाउंट की पाते हैं। तो ध्यान रहे, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, पहले आप इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट की कैलकुलेशन इसके बाद अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। 100 + 30 ये आएगा 130। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन में अमाउंट का फार्मूला पहले लगाएंगे, इंटरेस्ट का फार्मूला अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 133.1 माइनस 100 33.1। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहां लिख दे रहा हूं, वह यह है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पहले लगाएंगे, क्वेश्चन कोई भी हो कैसा भी हो, अमाउंट का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद लगाएंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम अमाउंट का फार्मूला पहले लगाएंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बाद में लगाएंगे, क्वेश्चन कोई भी हो। अगला स्टेटमेंट, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन देखें तो ये क्या आया है 10 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज। इसकी मीनिंग एक साल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए अगर कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अगर एक साल की कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए किसी भी क्वेश्चन में तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेंशन है तो भी सिंपल इंटरेस्ट लगा सकते हैं, या अगर सिंपल इंटरेस्ट मेंशन हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। और नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिंपल इंटरेस्ट है 30 रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट है 33.1। इसकी मीनिंग कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होती है। तो यह है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सप्लेनेशन।